हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये वीडियो ज्योग्राफी की है, एनसीईआरटी की। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी डिस्कस करी है और एनसीईआरटी में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन। तो सबसे पहले हम लोग वन डिस्कस करें, एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो वन है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इनको वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है ना, इनको वर्षा वन भी कहते हैं। और इनकी दो खासियत है कि ये जो है आर्थिक महत्व के नहीं होते लेकिन पारिस्थितिकी महत्व के होते हैं। ठीक है, जो वर्षा वन होते हैं वो आर्थिक महत्व के तो नहीं होते लेकिन पारिस्थितिकी महत्व के होते हैं। आर्थिक महत्व और पारिस्थितिकी महत्व का मतलब क्या है कि इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है घर के फर्नीचर बनाने में। ठीक है, डिज़ाइन वाले कोई भी वस्तु बनाने में। ठीक है, जैसे घरों में फर्नीचर होता है तो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, फर्नीचर है, कुर्सी है, मेज़ है। ठीक है ना, इन सब में जो लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं उनको आर्थिक महत्व की कहा जाता है। ठीक है, और पारिस्थितिकी महत्व का मतलब ये है कि इनका आप कुछ सामान नहीं बना सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजन होती है। ठीक है, ये साल भर भीगती ही रहती हैं, मतलब कि वर्षा वन होते हैं ना ये, तो ये साल भर भीगते रहते हैं, तो इनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा वज़नदार हो जाती हैं। इस कारण इनसे कोई भी वस्तु नहीं बन सकती। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अमेज़न के जंगल हैं वो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। ठीक है, अमेज़न के जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वर्षा वन सबसे ज़्यादा अधिक है, सबसे ज़्यादा है मतलब। तो इसलिए ये पर्यावरण के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीव इन पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हैं, मतलब कि चाहे इनका मतलब कि एरिया हो जंगल का, जिस एरिया में ये रहते हैं। ठीक है, ज़मीन पर जीव हों या फिर इनके ऊपर रहने वाले जीव हों, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये पारिस्थितिकी महत्व के होते हैं लेकिन आर्थिक महत्व के नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये जो वन है ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये क्षेत्र जो होते हैं गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं गिरती हैं। तो इनमें जो पत्तियाँ होती हैं इन पेड़ों की, ये साल भर जो है पत्तियाँ लगी रहती हैं। ठीक है ना, मतलब जितनी गिरती हैं उतनी उगती जाती हैं। तो इनमें ऐसा लगता है कि साल भर पत्तियाँ इनमें झड़ी ही नहीं है। ठीक है, तो पत्तियाँ कभी ऐसे नहीं होगा पर्णपाती वनों की तरह की पूरी पत्तियाँ गिर जाएंगी और एकदम से सूखा पेड़ लगने लगेगा, ऐसा नहीं होता। सदाबहार वन में जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो जितनी गिरती जाती हैं उसी हिसाब से लगातार उगती जाती हैं। तो उनमें ऐसा लगता है कि साल भर पत्तियां हरी भरी हैं। ठीक है ना, पर्णपाती की तरह नहीं होती। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला इम्पोर्टेंट है दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं जा पाता। ठीक है ना, वन के अंदर नहीं जा पाता, मतलब कि जो है जो इतना घना पेड़ होते हैं, इतने घने पेड़ होते हैं सदाबहार वन कि इनमें जो होता है जो सूर्य का प्रकाश है ये ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं जा पाता। ठीक है, दृढ़काष्ठ वृक्ष जो है यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कुछ वृक्षों का, जैसे कि रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी है। ये 2-3 नाम याद रखना। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए ये नाम याद रखना। अब दूसरा वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये क्या होते हैं, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये आर्थिक महत्व के होते हैं। ठीक है, आर्थिक महत्व, जैसे साल हो गया, सागवन हो गया, नीम का पेड़ हो गया, शीशम हो गया। ठीक है, ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में, मतलब कि भारत में पाया जाता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। मतलब कि काफ़ी बड़े एरिया में जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में ये वृक्ष
पत्तियां झाड़ देते हैं, मतलब कि इनका जो अंदर पेड़ में पानी है उसका लॉस ना हो, इस वजह से ये अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं। ठीक है, शुष्क मौसम में ये पत्तियां गिरा देते हैं। और इनमें जो वृक्ष हैं साल, सागवन, नीम, शीशम, ठीक है ना। और ये आर्थिक महत्व के होते हैं क्योंकि इनसे फर्नीचर बना सकते हैं, यातायात के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी होते हैं, मतलब कि जितने भी काम देखा होगा लकड़ियों के ज़्यादातर होते हैं। ठीक है ना, वो फर्नीचर बनाने में हो या फिर किसी भी तरह के काम में हो, वो इसी तरह के वन होते हैं क्योंकि इनकी लकड़ियाँ ठीक ठाक वजन होती हैं, बहुत ज़्यादा वजन नहीं होता, बहुत हल्की भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं होती, मतलब मीडियम साइज़ का एक तरह से वजन होता है। तो इनका यूज़ कर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर वर्षा वन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वजन होते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं होता। और इन क्षेत्रों में जो है वन पाए जाते हैं, बाघ हो गया, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये आम से जानवर हैं। ठीक है ना, मतलब कि हर जगह पाए जा सकते हैं, इसलिए इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई बहुत ही विशेष जानवर होगा, ठीक है, विशेष जानवर होगा, पक्षी होगा, तो उसका नाम ध्यान करने की ज़रूरत है, और बाकी ऐसे जानवरों के नाम ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर जगह मिल जाएंगे। अब आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन, देखो मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है ना, मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्र में स्थित शीतोष्ण सदाबहार वन। इनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, महाद्वीप के पूर्वी किनारे पाए जाते हैं। जैसे कि कोई महाद्वीप है, ये मान लेते हैं ये कोई महाद्वीप है। ठीक है, तो पूर्वी किनारे मतलब इस साइड, ठीक है, पूर्वी किनारों पर पाए जाएंगे ज़्यादातर। ठीक है ना, वो शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व अमेरिका, देखो दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार, मतलब ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और तो मिलते इंडिया में भी हैं। ठीक है ना, तो दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील यहाँ पर पाए जाते हैं। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यूकेलिप्टिस तो सुना ही होगा कभी ना कभी, अगर ज्योग्राफी पढ़ा है तो यूकेलिप्टिस का पेड़। ठीक है, चीड़ का पेड़ भी सुना था, एक बांज का पेड़ होता है। ठीक है, तो इन पेड़ों का नाम ध्यान रखना, ये शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यूकेलिप्टिस ध्यान रखना क्योंकि यूकेलिप्टिस से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यूकेलिप्टिस ध्यान रखना शीतोष्ण सदाबहार वन का वृक्ष होता है। और फिर है शीतोष्ण पर्णपाती। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती, अभी देखो ऊपर क्या था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय हट गया, अब यहाँ पे शब्द आ गया शीतोष्ण, शीतोष्ण सदाबहार वन, अब शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इस तरह ध्यान रखना, नाम अगर ध्यान करने में कन्फ्यूजन हो तो पहले दो होंगे उष्णकटिबंध के। ठीक है ना, सदाबहार और वनस्पति पर्णपाती। ठीक है, तो उसमें उष्णकटिबंधीय लगा देना आगे, फिर अगला क्या करेंगे, अगले में शीतोष्ण लगा देंगे, आगे शब्द शीतोष्ण लगा देंगे, इधर शीतोष्ण शब्द लगा देंगे, सदाबहार वन वैसे रहेगा, पर्णपाती वन वैसे रहेगा। नाम याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि नाम कैसे याद रखें। ठीक है, अब देखो शीतोष्ण पर्णपाती, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जैसे जैसे उच्च अक्षांश की ओर बढ़ोगे, ठीक है ना, देखो ये अक्षांश होते हैं, ये देशांतर होते हैं, मतलब जो ये लाइनें हैं, पड़ी हुई लाइनें हैं, ये अक्षांश हैं, और जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं ये देशांतर होती हैं। ये मतलब कि ये अक्षांश हैं, ठीक है, और ये देशांतर होता है। ठीक है, तो जब उच्च अक्षांश की ओर जाओगे तब की बात कर रहे हैं कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जगह ध्यान रखना थोड़ी सी कि उत्तर पूर्वी अमेरिका, ठीक है, उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पेड़ कौन से होते हैं, बांज होते हैं, एश होते हैं और बीज, ये पेड़ ध्यान रखना। पशु जो होते हैं हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, पशु याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो पक्षी हैं, फीजेंट और मोनाल, ठीक है ना, इनके नाम ध्यान रखना, फीजेंट और मोनाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्षी ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई जानवर या उसकी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये फीजेंट और मोनाल दो पक्षी हैं। ठीक है ना, इनको एक बार आप गूगल करके भी देख सकते हो किस तरह से दिखते हैं। ठीक है ना, फीजेंट और मोनाल। ठीक है ना, तो ये काम आप कर लेना। ठीक है,
ये काम कर लेना कि फीजेंट और मोनाल को एक बार गूगल करके देख लेना किस तरह से दिखते हैं, तो दिमाग में एक चित्र बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति ये क्या होता है? महाद्वीप महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग जो होते हैं शीतोष्ण पर्णपाती एवं सदाबहार से ढके हैं। ठीक है ना। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ दक्षिण पश्चिमी भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मतलब कि देखो, जैसे कि ये कोई महाद्वीप है, ठीक है, ये महाद्वीप है, मतलब कि यहाँ पर पश्चिम में, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम भाग में और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो महाद्वीप है, ठीक है, जो महाद्वीप है उसके पूर्व में और उत्तर पूर्व में, ठीक है, पूर्व में और उत्तर पूर्व किनारों में अधिकांश शीतोष्ण पर्णपाती सदाबहार वन हैं। ठीक है ना, इस एरिया में ये यहाँ पे मिलेंगे। और अगर बात करें भूमध्य सागरीय वनस्पति की, तो ये पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कि ये वनस्पति यहीं पाई जाएंगी। ठीक है, अब देखो भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश क्या होते हैं? भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि यूएसए है, कैलिफोर्निया है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका मतलब कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिम वाला भाग, जैसे दक्षिण अमेरिका ये है ना, तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिण पश्चिम वाला भाग, ठीक है, ये इस भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो दक्षिण पश्चिम ये इधर वाला रीजन दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश हैं। ठीक है, अब देखो इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदुल शीत ऋतु होती है। ठीक है, मृदुल शीत ऋतु होती है। यहाँ पर संतरा हो गया, अंजीर, जैतून, अंगूर, ये सारे रसीले फल जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, नींबू वंश के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वन्य जीव जो होते हैं वो कम होते हैं, वन्य जीव की संख्या कम होती है। और वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी जो खाल होती है, मतलब कि जो छाल होती है वो मोटी होती है और पत्तियां भी मोटी होती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। मतलब कि जब मोटी वो होगी छाल, पेड़ की छाल जो होती है वो मोटी होगी और पत्तियां मोटी होंगी, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ठीक है ना, इनके ऊपर एक हल्की सी जैसे मोम टाइप की परत चढ़ी होती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इनका जो वाष्पोत्सर्जन की दर है, मतलब कि पानी को वायु में उड़ने वाली दर है, मतलब कि जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जब पानी जो है वायु में वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाए, ठीक है ना, तो वो दर कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे फलों की खेती के कारण इसे विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं शंकुधारी वन पे। किस पे? शंकुधारी वन पे। शंकुधारी मतलब शंकु ऐसा होता है ना, शंकु, जैसे कि ये कोन होता है, कोन। ठीक है, इस तरह के जो कुछ पेड़ होंगे जिनमें देखने पे ऐसा लगेगा कि ये कोन है। ठीक है ना, इस तरह के जो वन होते हैं उनको शंकुधारी वन होता है, वन बोलते हैं इस तरह के, शंकुधारी वन। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? इनका काम जो है हम लोग अखबार बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, और इनको टैगा भी कहते हैं, शंकुधारी वन को टैगा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये पृथ्वी है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश पर, मतलब कि ये 50 से लेकर के 70 डिग्री के बीच में, ये 50 से लेकर के 70 डिग्री के ये वाला रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं और ये होते हैं शंकुधारी वन। ठीक, इनका जो टैगा होता है उसका मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ। ये टैगा का मतलब क्या होता है? शुद्ध या अनछुआ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा दुर्लभ होते हैं ना, ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते ज़्यादा, मतलब पहुँचते हैं कम संख्या में, तो एक तरह से अनछुआ होता है। और नर्म कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष जो है लंबी नर्म कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष कास्ट का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। मतलब कि जो सदाबहार वृक्ष जो होते हैं उनका लुगदी बनाने में करते हैं। और
जो बाकी लकड़ियाँ होती हैं नरम काष्ठ का उपयोग माचिस बनाने में और पैकिंग के बक्से बनाने में, जैसे कि माचिस की तीली जो होती है, माचिस की तीली जो होती है, ठीक है, उस वो जो लकड़ी होती है माचिस की तीली, वो इन्हीं की बनी होती है, ठीक है ना। माचिस की तीली जो होती है इन्हीं की बनी होती है। और जो पैकिंग के लिए देखा होगा कभी सेब या फिर संतरे वगैरह के जो बक्से होते हैं दुकानदारों के पास, वो लकड़ी के होते हैं, उनमें छोटी छोटी पटरियों को जोड़ करके एक बॉक्स बनाया गया होता है, ठीक है ना। तो वो जो बक्से होते हैं जिसमें फल आते हैं, ठीक है ना, वो इन्हीं के बने होते हैं, ठीक है, इन्हीं के बने होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो माचिस की तीली वाले पेड़ होते हैं उनको पॉपुलर कहा जाता है, ठीक है, पॉपुलर नाम होता है, पॉपुलर। वो शंकुधारी वन होते हैं, उनको उन्हीं की माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मतलब कि जो पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, माचिस के लिए यूज़ होता है, वो शंकुधारी वन होते हैं। अखबार के लिए जो कागज़ बनता है वो भी इन्हीं से लिया जाता है। चीड़ और देवदार के वृक्ष होते हैं। यहाँ पर कुछ जानवर हैं जैसे कि रजत लोमड़ी, इनके नाम ध्यान रखना है। मिंक हो गया, ध्रुवीय बालू हो गया, ठीक है, रजत लोमड़ी हो गया, मिंक और ध्रुवीय बालू। मिंक एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, मिंक को गूगल कर लेना कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये थे वन, ठीक है, ये सारे थे वन। अब आते हैं घास स्थल पर। ये सारे थे वन, अब आते हैं घास स्थल पर। देखो यहाँ पर दो तरह के घास स्थल हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय स्थल के, ठीक है ना, और शीतोष्ण शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। उष्णकटिबंधीय स्थल की घास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उष्णकटिबंधीय होते हैं ये 3 से 4 मीटर की घास होती है, ठीक है, 3 से 4 मीटर की लंबी घास होती है। यहाँ पर हाथी, जिराफ और जेब्रा जैसे जानवर पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे दोनों तरफ, मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो इसके ऊपर भी पाए जाएंगे, नीचे भी पाए जाएंगे, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं, 3 से 4 मीटर की घास होती है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी दे करके कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस तरह के वन घास स्थल की बात की जाएगी। जैसे कि पहली स्टेटमेंट दे देंगे 3 से 4 मीटर की ऊंचाई की घास, दूसरी दे देंगे हाथी, जिराफ, जेब्रा ऐसे जानवर पाए जाते हैं, और तीसरी दे देंगे भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं, दोनों ओर ऊपर नीचे पाए जाते हैं। और पूछ लेंगे ये किस घास स्थल के विषय में बात की जा रही है, तो वहाँ पर दिया रहेगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है ना। इस तरह से शीतोष्ण घास स्थल, इस तरह सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। अब देखो शीतोष्ण घास स्थल की बात करें, शीतोष्ण घास स्थल की बात करें तो यहाँ पर छोटी घास होती है और पौष्टिक वाली घास होती है। यहाँ पर आपको जानवर देखने को मिलेंगे, जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, ठीक है, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं शीतोष्ण घास स्थल, ठीक है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं शीतोष्ण घास स्थल। अब देखो, अब देखते हैं कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, कंटीली झाड़ियाँ क्या होती हैं। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं, जैसे कि जो शुष्क रेगिस्तान वाला एरिया होता है, ठीक है, डेजर्ट वाला एरिया जो होता है, उनमें पाए जाते हैं कंटीली झाड़ियाँ, ठीक है, उनमें पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये दूसरा जो पॉइंट है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो होते हैं महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, अगर ये महाद्वीप है तो इसके पश्चिमी किनारे पर पाए जाएंगे, ठीक है ना, महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर पाए जाएंगे। जैसे आप थार का मरुस्थल देखो तो इंडिया के पश्चिम में है, ठीक है ना, और सहारा का मरुस्थल भी अफ्रीका के पश्चिम में है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान होते हैं ना, वो पश्चिम में ही मिलेंगे किसी भी महाद्वीप के, ठीक है। तीव्र गर्मी, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर, के कारण वनस्पतियाँ कम होती हैं, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, वर्षा बहुत ना के बराबर होती है, 25 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं, केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ी, इस तरह के जो होते हैं पौधे यहाँ पर उगते हैं, ठीक है ना। और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं, ठीक है, अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे टुंड्रा प्रकार के वनस्पति कहते हैं, ठीक है, इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। और जानवर जैसे कि यहाँ पर
जो पाए जाते हैं उन पर मोटी चमड़ी एवं फर, ठीक है ना, मोटी चमड़ी होती है, और फर मतलब कि जो बाल होते हैं बड़े बड़े जो वो सारे यहाँ पर होते हैं इनमें। कहने का मतलब ये है कि जो जानवर होते हैं उनका चमड़ी मोटी होती है, ठीक है ना, और उनके शरीर पर फर जो बाल होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में वो सुरक्षित रख पाते हैं अपने आप को, ठीक है, सुरक्षित रख पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ठीक है, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ठीक है ना। और देखो इतना जो मैंने बताया ये ध्रुवीय प्रदेश के जो है पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये ध्रुवीय प्रदेश के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है किनारे, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश के पॉइंट्स, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और रेगिस्तान जैसे डेजर्ट होता है वो दो तरह का होता है, मतलब कि एक गर्म डेजर्ट होता है, एक ठंडा डेजर्ट होता है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ होती है, और एक ऐसा डेजर्ट होता है जहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ा करती है, ठीक है। रेगिस्तान मतलब कि जब भी आप रेगिस्तान के बारे में सोचें तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब एक ठंडा रेगिस्तान, एक गर्म रेगिस्तान, ठीक है ना। अब देखो, अब जो डिस्कस करेंगे कुछ घास स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में दिया है। पूर्वी अफ्रीका में जो है उसको सवाना कहते हैं, ठीक है, ये नाम है सारे, ठीक है ना, नाम है। और ब्राज़ील में इसको कंपोस्ट बोलते हैं, वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं। इनको याद कर लेना क्योंकि ये मैच कराने के लिए दे सकते हैं कभी भी, ठीक है, कभी भी कोई भी दे सकता है मैच कराने के लिए, क्योंकि ये जितने देखने में सरल हैं उतने ही कठिन हो जाते हैं जब सामने सामने आते हैं, ठीक है ना। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस, ठीक है। ये तो हो गए उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है ना। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है अर्जेंटीना में पैम्पास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे घास स्थल के नाम हैं, इनको आप याद कर लीजिए एज इट इज़, कभी भी कहीं पूछ सकते हैं। एक नंबर में एक ही क्वेश्चन दे के एक ही मतलब कि नाम देकर पूछ लेंगे कि अर्जेंटीना में कौन से पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाया जाता है, या पूर्वी अफ्रीका में कौन सा घास स्थल पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और मैचिंग के लिए कभी आ सकता है, UPPCS में तो मैचिंग के लिए दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें टेट वगैरह में भी आता है, ठीक है, टेट, सुपर टेट, इन सब में आ सकता है। 1-2 नंबर का तो आराम से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये चैप्टर 6 था, ठीक है ना, 6th चैप्टर था NCERT का, ठीक है, NCERT का 6th चैप्टर था। और ये 7th क्लास की NCERT है, ठीक है, 7th क्लास की NCERT थी, और ये 6th चैप्टर 6वां चैप्टर था। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 7th चैप्टर NCERT का, ज्योग्राफी का, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देख रखी है तो देख लीजिए, पूरी NCERT कवर होने वाली है धीरे धीरे, ठीक है ना। अब 2 से 3 वीडियो में पूरी NCERT जो है बची कुची 7th क्लास की वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप पूरी देख डालिए ये 7th क्लास की NCERT, आपको इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से एक बार पढ़ लीजिए, फिर ये नोट्स जैसे बने हैं एज इट इज़ बना लीजिए। अपने हिसाब से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। और नोट्स में इससे ज़्यादा नोट्स मत बनाइएगा, मतलब कि ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बना सकते, मतलब रिवाइज़ करने फिर दिक्कत होगी ना। मतलब कि पूरी किताब जो है 10-15 पन्ने में जो है 10 से 12 पन्ने, 15 पन्ने बहुत ज़्यादा खींच खाच के अगर चित्र वगैरह बना रहे हैं तब भी, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी बुक नहीं है 7th क्लास की, ठीक है। 15 पन्ने के अंदर अंदर चित्र भी बनाओगे बीच बीच में, अगर कोई से कि है ना मैप वैप बनाओगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप पुरानी वीडियो देख लीजिए, अगर नए हैं तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपके काम की वीडियो हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।